नमस्कार साथियों, श्याम जी के क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हिंदी में हमारा आज नया प्रकरण हम शुरू कर रहे हैं। सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम आज तक आपने पढ़ा होगा और भूल जाते हैं, परंतु आइए सर्वनाम आज हम ऐसे तरीके से करेंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। आसान शब्दों में आसान आसान ट्रिक के माध्यम से सर्वनाम के भेद और उनकी जानकारी लेते हैं। आइए, तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम किससे बना है? सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब सभी, यानी कि सभी का नाम। और नाम हमने किया था, नाम क्या चीज होती है? संज्ञा। नाम क्या चीज होती है? संज्ञा। तो ऐसे शब्द जो सभी का नाम है, यानी कि सभी नामों की जगह प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर काम या प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द। क्योंकि जब हम बार बार संज्ञा ही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वाक्य में थोड़ी सी अशुद्धता, अजीबपन आ जाता है। इसलिए उससे बचने के लिए हम संज्ञा के स्थान पर फिर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो इसलिए इन्हें सर्वनाम कहा जाता है, क्योंकि संज्ञा रूपी जितने भी नाम हैं उनके स्थान पर इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और प्रयोग के आधार पर ही इसे 6 भेदों में बांटा गया है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद। आइए 6 भेदों को एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। पुरुष ने, ट्रिक क्या है? पुरुष ने निश्चय व अनिश्चय में संबंध करके, पुरुष ने निश्चय व अनिश्चय में संबंध करके प्रश्न किया जो निजता का बोध कराता है। फिर से रिपीट कीजिए। पुरुष ने निश्चय व अनिश्चय में संबंध करते हुए प्रश्न किया जो निजता का बोध करवाता है। अब इसी लाइन में आपके सर्वनाम के भेद छुपे हुए हैं, जिन जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुष कौन होता है? व्यक्ति। तो व्यक्ति को फिर आगे 3 आधारों पर बांटा गया है। उत्तम पुरुष, यानी कि वक्ता, बोलने वाला स्वयं जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करेगा, एक वचन या बहुवचन के रूप में। तो सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक को फिर आगे 3 उपभेदों में बांटा गया है। उत्तम पुरुष, यानी कि वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, मैं, मुझे, हम, हमें, हमारा, मेरा, एक वचन बहुवचन आपको पता ही है। थोड़ा सा फिर ध्यान दें कि वक्ता उत्तम कौन है? मैं, स्वयं। स्वयं को उत्तम मानना है। उत्तम मीन श्रेष्ठ। उत्तम कौन है? स्वयं। हम सभी जो है स्वयं में उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो हम अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, यदि हम अकेले की बात करें तो एक वचन शब्दों का प्रयोग करेंगे अपने लिए, और बहुवचन है तो हम, हमारा, हमें आदि बहुवचन शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे शब्द जहां पर आएंगे वहां पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष भेद होता है। दूसरा भेद, मध्यम पुरुष। श्रोता। श्रोता मीन्स सुनने वाला। तुम,
तुम्हें, तू, तुम्हारा, तुझे और आदर सूचक के लिए आप का भी प्रयोग करते हैं। आप शब्द का प्रयोग हम कई बार करेंगे। आप शब्द आगे भी जब हम इसके भेद करेंगे उसमें भी आएगा, तो ध्यान क्या रखना है, यदि आप शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए, जैसे मैं यहां कक्षा ले रहा हूं और मेरे सामने जो श्रोता बैठे हैं, मेरे सामने उपस्थित हैं, तो उनके लिए मैं तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुझे, तू, आप आदि शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगा, तो वो पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष के भेद माने जाएंगे। तीसरा आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब अन्य, जो सामने उपस्थित नहीं है, जो सामने नहीं है। उत्तम पुरुष वक्ता स्वयं जो बोल रहा है, मध्यम पुरुष उसकी बात को जो सुन रहा है और सामने उपस्थित है, और अन्य पुरुष जो इन दोनों के मध्यम उपस्थित नहीं है परंतु उसकी बात हो रही है। जैसे हम दो व्यक्ति हैं और किसी तीसरे की बात कर रहे हैं जो हमारे बीच में नहीं है, अभी हमारे सामने नहीं है, जैसे वह, यदि बहुवचन है तो वे, ये, उसे, उस, उसने आदि। आशा है आपको समझ आ रही होगी। अब उदाहरण देखिए, आप यहां बैठिए। जल्दी से बताइए कौन सा भेद है। आप यहां बैठिए, बिल्कुल सही। आप मतलब मैं बैठने के लिए कह रहा हूं भी आप यहां बैठिए, तो मेरे सामने उपस्थित है, और आदर सूचक सम्मान देने के लिए मैं एक होते हुए भी आप शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए कर रहा हूं। और यदि एक से ज्यादा होंगे तो आप यहां बैठे, यानी कि क्रिया जो है वह हमें बताएगी कि यहां आप जो है वो एक वचन के लिए आया है या बहुवचन के लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, ट्रिक के अनुसार पुरुष ने, पहला भेद कर लिया हमने, निश्चय व अनिश्चय में, तो अगले दोनों भेद कौन से आ जाएंगे, निश्चयवाचक, और तीसरा भेद अनिश्चय वाचक। जिसमें किसी निश्चित वस्तु का बोध हो रहा हो, यानी कि बोलने वाला स्वयं अपना अधिकार करने के लिए, अपनी निश्चयात्मकता दिखाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा, जैसे निकट के लिए यह या ये आ जाए, एक वचन के लिए यह, बहुवचन के लिए ये, दूर अगर कोई वस्तु है तो वह या वे। उदाहरण देखिए, जैसे यह मेरी पुस्तक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें यह ये के बाद संज्ञा नहीं आनी चाहिए। संज्ञा आएगी तो हम फिर एक और भेद है सर विशेषण का, उसमें चले जाएंगे। जब हम विशेषण करेंगे तो मैं इन सब का अंतर भी आपको बताऊंगा। क्लास में बने रहें, रेगुलर क्लास देखें, क्योंकि इन्हीं शब्दों का बार बार जब हम व्याकरण का दूसरा खंड करेंगे, भाग करेंगे, उसमें भी होता है। परंतु यहां क्या ध्यान रखना है कि यह, वह, ये, वे के बाद
तुरंत बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अधिकार बताने वाला उसकी, मेरी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। वह मेरी गाय है। अब यहां भी देखो, वह के बाद जस्ट अधिकार सूचक शब्द आ रहा है। ये सब उसके खिलौने हैं। तो यहां निश्चयात्मकता, निश्चय, वक्ता अपना निश्चय प्रकट कर रहा है। और जहां निश्चय प्रकट ना हो रहा हो, कोई निश्चयात्मकता दिखाई न दे रही हो, वहां अनिश्चय वाचक, यानी कि जब निकट या दूर की वस्तु की निश्चयात्मकता प्रकट हो रही है, निर्णय प्रकट हो रहा है कि क्या है, किसकी है, संबंध का पता चल रहा है, अधिकार का पता चल रहा है। और अनिश्चयात्मक में जब हम निश्चय नहीं कर पाते, संशय बना है, जैसे दूध में कुछ गिर गया। अब यहां पर जो कुछ शब्द आ रहा है, क्या गिरा है, निश्चय नहीं है। मक्खी हो सकती है, कोई और कीट पतंगा हो सकता है, कोई घास का तिनका हो सकता है। किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब किसने खटखटाया, निश्चय नहीं है। तो ऐसे ही जहां अनिश्चय शब्द सूचक कोई, बाहर कोई आया है, जब आप जानते नहीं हो, छोटे बच्चे होते हैं और दरवाजा खोलते हैं और अजनबी व्यक्ति कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो बच्चा क्या बोलेगा कि पापा कोई आया है, यानी कि वह निश्चय नहीं कर पा रहा कि यह कौन है। तो ऐसे ही जब अनिश्चयात्मक शब्द कोई, कुछ, किसी को या किसी ने, इन अनिश्चयात्मक शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। और जहां पर निकट या दूर की वस्तु का निश्चय पूर्वक बोध हो रहा हो, उसकी निश्चयात्मकता का बोध हो रहा हो, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं पुरुष में निश्चय व अनिश्चय में संबंध करके। ये तो ट्रिक है हमारी, ये कोई परिभाषा नहीं है। ये शब्दों को याद रखने की एक, सर्वनाम के भेदों को याद रखने की एक ट्रिक है, ताकि आप भूले ना, क्योंकि हमें भेद तो पता होना चाहिए। तो अब आते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक में शब्दों का जोड़ा आता है, जो वाक्य के कुछ शब्दों का प्रयोग दूसरे शब्दों के साथ करते हुए उनके संबंध को प्रकट करता है। जैसे जो सो, जो परिश्रम, करेगा, सो सफल होगा। जैसी करोगे वैसी भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जो सोएगा तो खोएगा। यद्यपि मोहन गरीब है, तथापि वह
ईमानदार है। यानी कि इस प्रकार से शब्दों का जोड़ा आता है, जो सो, जैसी वैसी, यद्यपि, तथापि, यद्यपि, फिर भी। यानी कि वाक्य के शब्दों का आपस में संबंध प्रकट करने वाले जोड़े संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो पृथक पृथक बातों का, अलग अलग बातों का, दोनों को जोड़ते हुए, यानी कि दो अलग अलग बातें होंगी, उनको जोड़ते हुए, जैसे जो परिश्रम करेगा, अब इसका तात्पर्य दूसरे शब्दों के साथ या दूसरी बात के साथ जोड़ दिया, सो सफल होगा। तो जहां वाक्य की दो पृथक पृथक बातों को शब्दों के उचित जोड़े के माध्यम से उनका संबंध प्रकट करते हुए जोड़ दिया जाता है, तो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। संबंध करके प्रश्न किया, बिल्कुल आसान। प्रश्नवाचक, पांचवा भेद है प्रश्नवाचक। क्या, कौन, कहां, कब आदि प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जहां प्रश्न किया जाता है, वह क्या कर रहा था। ध्यान रखिए, जहां पर अंडरलाइन होगा, यदि क्या को पूछा है तो क्या का बताएंगे, वह का पूछा है तो वह का बताएंगे। अब हम क्या की बात कर रहे हैं, प्रश्न वाले की, क्योंकि यहां भी जिस सर्वनाम का भेद पूछा जाता है या जिस शब्द में सर्वनाम पूछा जाता है उसको रेखांकित किया जाता है, या पूरे के पूरे वाक्य में आए सर्वनाम होंगे तो उनका क्रम दे दिया जाता है कि किस शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो जहां पर ये तो सबसे आसान है, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा होगा, बशर्ते आपको ध्यान ये रखना है कि भेद किसका पूछा गया है, रेखांकित। यदि क्या, कौन, कहां, कब ऐसे प्रश्न सूचक शब्दों को यदि रेखांकित किया गया है तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। आइए अब इसका छठा और अंतिम भेद करते हैं। ट्रिक को पढ़ते हुए आगे चलिए। पुरुष ने निश्चय व अनिश्चय में संबंध करके प्रश्न किया, जो निजता का बोध कराता है। तो छठा भेद हमारा कौन सा आ गया, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम, जिसमें वक्ता, बोलने वाला, जिसमें वक्ता किसी कार्य को करने के लिए अपने लिए जिन सामर्थ्य सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, यानी कि वक्ता किसी कार्य को करने के लिए, अपनी समर्थता दिखाने के लिए अपने ही संबंध में कुछ सामर्थ्य सूचक शब्दों का प्रयोग करेगा, तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। आइए देखते हैं, जैसे खुद। अब खुद के जितने भी पर्यायवाची हैं, स्वयं, अपने आप,
स्वतः, आदि। रवि ने कहा वह खुद चला जाएगा। अब यहां पर खुद शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें सर्वनाम बताना है। अब खुद खुद चला जाएगा मतलब रवि अपने सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए उसने खुद शब्द का प्रयोग किया है। अब यहां पर हम स्वयं का भी प्रयोग कर सकते हैं। रवि ने कहा कि वह स्वयं चला जाएगा। रवि ने कहा कि वह अपने आप चला जाएगा। अब देखिए यहां भी आप आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि आप शब्द का प्रयोग हम कई जगह करेंगे, तो इनमें जो सूक्ष्म अंतर है उसका हमें ध्यान रखना है। ये 6 भेद हमारे पूरे हो गए। अब एक छोटा सा उदाहरण लिखते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, किसी ने मुझसे पूछा आप कहाँ रहते हैं। किसी ने मुझसे पूछा आप कहाँ रहते हैं। अब जिन जिन शब्दों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन सर्वनाम शब्दों का भेद आपने बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ध्यान दीजिए, किसी ने मुझसे पूछा आप कहाँ रहते हैं, तो इस वाक्य में मैंने जिन सर्वनाम शब्दों को अंडरलाइन किया है उनको लिखते हुए उनके भेद का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। और यदि आपको क्लास पसंद आ रही है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम भी अधिक उत्साह के साथ आपके लिए आसान शब्दों में आसान ट्रिक के माध्यम से सामग्री उपलब्ध करवाते हुए, आपके प्रश्नों को हल करते हुए, आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए आते रहें। तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।